हेलो फ्रेंड्स, सीआईएसएसपी में जब आपने रिस्क असेसमेंट पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको 3 टर्म्स मिले होंगे जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग हैं और उनका एक्सप्लेनेशन जो है कई बार हमें नहीं समझ में आता है। और मैंने देखा है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनडायरेक्टली इन टर्म्स को एक्चुअली रेफ़र करते हैं, राइट। तो इनका समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये 3 टर्म क्या है? ये 3 टर्म है रिस्क कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस। आई मीन अगर आप इन 3 टर्म्स की डेफिनेशंस को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन इसको आसान ज़बान में कैसे समझना है ताकि हम किसी भी क्वेश्चन का राइट कॉन्टेक्स्ट समझ सकें इस डेफिनेशन के अराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये तीनों टर्म्स की एप्लीकेबिलिटी कैसे है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में, और इसको हम जनरल लैंग्वेज में और जनरल एग्जांपल्स के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। तो जहाँ तक रिस्क कैपेसिटी की बात है, तो रिस्क कैपेसिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल रिस्क कितना वो बेयर कर सकता है वो फिगर शो करता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेज़र है ना। जब भी हम रिस्क कैपेसिटी की बात करेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव फिगर होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर कि हम इतना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, मैंने किसी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो प्रोजेक्ट $500,000 का है, लेकिन प्रोजेक्ट का एक क्लॉज ये कहता है कि अगर मैंने डिलीवरी फेल कर दी तो मुझे $800,000 जो है उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि वो $800,000 में पेनल्टी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, ये एक रिस्क असेसमेंट है, राइट। और ये रिस्क असेसमेंट मैं कैसे करूँगा, इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट $500,000 है और उसकी पेनल्टी $800,000 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं $500,000 कमाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फेल कर गया तो मुझे $300,000 और एक्स्ट्रा देना होगा, राइट। तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है या नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता हूँ, ये एक्चुअली टर्म जो है रिस्क कैपेसिटी ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि $500,000 का जो प्रोजेक्ट है वो मैं करने जा रहा हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि मुझे $500,000 मिल जाएगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये एक ऐसे कस्टमर के लिए है जो कि बहुत ही रिप्यूटेड है और उसके लिए अगर मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ तो उससे मुझे बहुत मेरी कंपनी का रिपुटेशन काफ़ी हाई हो जाएगा, एक ये भी रीज़न हो सकता है। तो इसकी जो पेनल्टी है कि अगर मैंने इसको टाइम से डिलीवर नहीं किया तो मुझे $800,000 पे करने पड़ेंगे, तो $300,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे अंदर कितना बलबूता है, कितनी मेरे अंदर ताकत है। पहली चीज़ कि अगर मैं डिलीवरी फेल कर गया तो मेरे पास $300,000 एक्स्ट्रा है या नहीं है। नहीं है और मैं इसका इंश्योरेंस भी नहीं ले सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में, तब तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है ना, इसलिए मैं इसको लूँगा नहीं। दूसरा, ओके, मेरे पास पहले से ही $500,000 और रखा हुआ है, राइट, और ये बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है कि मैं ये प्रोजेक्ट फेल करूँगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि मेरी कंपनी के पास इस चीज़ को डिलीवर करने की रिस्क कैपेसिटी है, राइट। ये आपको रिस्क कैपेसिटी आपको समझ में आनी चाहिए पहले बात, क्योंकि यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन का, राइट। तो रिस्क कैपेसिटी एक्चुअली शो करता है कि मेरी कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ मनी, रेपुटेशन, लॉस कितनी ले सकती है, तो दैट इज़ रिस्क कैपेसिटी। अच्छा, ये तो रिस्क कैपेसिटी हो गई। उसके बाद आता है रिस्क एपेटाइट। अब रिस्क एपेटाइट क्या चीज़ है? तो रिस्क एपेटाइट जब भी ये टर्म आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी मैं एपेटाइट की बात करूँगा तो उसमें कोई नंबर, फिगर ये नहीं आएगा, है ना। तो ये मेरा रिस्क सॉरी मैं
मैं जब भी रिस्क एपेटाइट बोलूँगा तो इसमें मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मेरा रिस्क एपेटाइट $30,000 है, या मेरा रिस्क एपेटाइट हुआ है कि मैं पूरे साल में 10 आवर्स का डाउन टाइम टॉलरेट कर सकता हूँ. दिस इज़ नॉट रिस्क एपेटाइट. सो बेसिकली व्हाट इज़ रिस्क एपेटाइट? रिस्क एपेटाइट इज़ अ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क. जब यहाँ पे देखिए वर्ड एटीट्यूड आ गया, तो जब भी हम रिस्क एपेटाइट की बात कर रहे हैं, पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है और ये ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है कि मैं कितना रिस्क बियर कर सकता हूँ. ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. मानिए एक माइनिंग फैक्ट्री है ना. अब माइनिंग फैक्ट्री बहुत डेंजरस होता है. वहाँ पे क्या है कि पहाड़ों में बॉम्ब लगाए जाते हैं, उसको ब्लास्ट किया जाता है, फिर टनल्स बनाए जाते हैं. टनल्स बनाने के बाद हम ज़मीन के अंदर जाते हैं और वहाँ से हम माइनिंग करके कुछ निकालते हैं. राइट, ये डेंजरस काम है. अब ह्यूमन लाइफ यहाँ पे क्या है, स्टेक पे है. तो जब हम माइनिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है? तो अगर मैं ये रिस्क एपेटाइट सेट करता हूँ, इस तरह से सेट कर सकता हूँ कि मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ को कोई मेजर हेल्थ इंजरी नहीं होनी चाहिए. अब इसमें तो कोई मैं फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितने एम्प्लॉय, मेजर का मतलब क्या है. बस मैंने एक एपेटाइट बता दिया कि मेजर हेल्थ इंजरी नहीं होनी चाहिए. ये रिस्क एपेटाइट हो गया. उसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरी कंपनी कोई फाइनेंशियल फर्म है तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो क्वार्टरली टर्नओवर है कंपनी का, वो क्वार्टरली टर्नओवर जो है एक रीज़नेबल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. अब यहाँ पे मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि वो कितना नंबर होना चाहिए, तो ये क्वालिटेटिव है ना. तो ये मेरा रिस्क एपेटाइट है. जैसे मैंने कहा कि जब अगर मैं कोई माइनिंग कंपनी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई सिग्निफिकेंट इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को. जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट इंजरी, तो ये क्वालिटेटिव टर्म है. इसका मतलब कि मैं रिस्क एपेटाइट की बात कर रहा हूँ. अच्छा, कैपेसिटी आपको समझ में आ गई. रिस्क कैपेसिटी क्या है कि मैं कितना रिस्क बियर कर सकता हूँ एज ए कंपनी. मैंने फाइनेंशियल टर्म में आपको समझाया. उस तरह रिस्क एपेटाइट का मतलब ये हो गया कि मैं क्वालिटेटिव टर्म में मैं क्या रिस्क को टॉलरेट कर सकता हूँ क्वालिटेटिवली. अच्छा, जब हम रिस्क एपेटाइट को क्वांटिटेटिव टर्म में शो करेंगे या क्वांटिटेटिव फिगर यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा हो जाएगा रिस्क टॉलरेंस. ठीक है, तो रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस रिलेटेड है. रिस्क एपेटाइट एक्चुअली एक क्वालिटेटिव टर्म है और रिस्क टॉलरेंस जो है वो आपका क्वांटिटेटिव टर्म है. तो ये एक डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. और जहाँ मैंने बताया कि रिस्क कैपेसिटी की बात जहाँ तक करी, तो रिस्क कैपेसिटी आपका एक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव फिगर है. यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं जब भी हम रिस्क कैपेसिटी की बात करते हैं. ठीक है, तो ये तीन फ़र्क आपको अगर क्लियर है, वाज़ा है आपके दिमाग के अंदर कि रिस्क कैपेसिटी इज़ अ क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव रियल वैल्यू विच यू टॉक अबाउट. रिस्क एपेटाइट इज़ अ क्वालिटेटिव subjective value which shows the what you call the attitude towards risk of an organization. और रिस्क टॉलरेंस क्या हो गया कि वो क्वांटिटी फिगर जो कि डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो रिस्क का जो एपेटाइट है वो क्या है. राइट, तो ये तीन टर्म आपको पता होने चाहिए. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि कोई मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं होना चाहिए किसी एम्प्लॉय के साथ, तो ये मेरा रिस्क एपेटाइट है ना. अब इसको रिस्क टॉलरेंस में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी जो एक्टिविटी है हमारे जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं वो हाई रिस्क एक्टिविटी हर एक एम्प्लॉय का 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 घंटे का एक लिमिट डाल दिया. मैंने ये कहा कि जब भी कोई एम्प्लॉय माइनिंग एक्टिविटी में जा रहा है और अगर वो हाई रिस्क एरिया में है या हाई रिस्क एक्टिविटी में है तो उस हाई रिस्क एक्टिविटी में उसका पार्टिसिपेशन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये चीज़ क्या हो गई, इस चीज़ को हम कहेंगे रिस्क टॉलरेंस. तो रिस्क टॉलरेंस एक फिगर है जो कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को शो कर रहा है
और उसके साथ वो एक उसमें क्वांटिटेटिव फिगर आ रहा है, ठीक है। फिर से मैं रीएट्रिएट करता हूँ, इसको फिर से बताता हूँ कि रिस्क जो आपका एप्टीट्यूड है, सॉरी एपेटाइट नॉट एप्टीट्यूड, रिस्क एपेटाइट एक क्वालिटेटिव टर्म है जो कि आपकी कंपनी का जो है टॉलरेंस लेवल जो है दिखाता है कि एक क्वालिटेटिव टर्म में आपके जो एटीट्यूड का रिस्क है वो दिखाता है। और जो रिस्क टॉलरेंस है वो उस जो एपेटाइट की हमने बात की थी, उस एपेटाइट में बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उसमें फंक्शन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक करके उसमें ये बताएगा कि इस फंक्शन में रिस्क कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है रिस्क कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस में। अब आइए अब इसको एक और जाविये से समझते हैं, एक और इसका जो आयाम है, डायमेंशन है। जैसे कि आप ये देखते हैं कि हम इसका ट्रैफिक का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि जब हमने ये देखा कि रोड्स हैं, कार्स हैं, बहुत सारे लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अगर हम एक रिलेशन निकालना चाहें कि एक्सीडेंट्स और स्पीड में क्या रिलेशन है, तो अगर गाड़ी बहुत तेज़ी से चलती है तो जो रिस्क डेवलप होता है वो होता है एक्सीडेंट का। जितनी ज़्यादा मतलब तेज़ी से गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट की बात करूँ, ऐसे एक्सीडेंट तो पार्किंग लॉट में भी हो जाता है। तो एक्सीडेंट जो है, सो एक्सीडेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ व्हीकल, और भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ प्रोपोर्शनल टू द लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट। अच्छा, अगर स्पीड कम है तो क्या रिस्क है, तो डिले है कि वो ट्रैफिक डिले होगा, ठीक है। तो दो रिस्क हो गया हमारे पास। एक रिस्क हो गया कि लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हो सकता है ना, फास्ट ड्राइविंग से रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट। और दूसरा रिस्क क्या है कि अगर स्लो चलेगा तो रिस्क ऑफ डिले है, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। दोनों ही रिस्क है ना। हम ये नहीं कह सकते कि जो दूसरा रिस्क नहीं है, वो भी रिस्क है। अब किसी के लिए मान लीजिए एम्बुलेंस सर्विस है, अब एम्बुलेंस को जल्दी से पहुंचना है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे तो आपका डिले भी एक बहुत बड़ा रिस्क है ना। तो ये दोनों रिस्क है। अब अगर आप इन दोनों रिस्क के लिए एक ऐसा तरीका निकालना चाहते हैं कि ये दोनों एड्रेस हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो जनरल CISSP में जो तरीका है वो क्या है? रिस्क असेसमेंट करेंगे, है ना। इसको इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं जब किसी कंपनी के लिए हम कर रहे हैं। तो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में हम ये दोनों इक्वेशन को लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है कि रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ हाउ फास्ट अ कार इज और मोटर बाइक इज मूविंग। और दूसरा क्या है कि रिस्क ऑफ डिले इज प्रोपोर्शनल टू हाउ स्लो इट इज़ मूविंग। तो हमने बहरहाल दोनों इक्वेशन को लिया, हमने रिस्क असेसमेंट किया। अब रिस्क असेसमेंट करने के बाद हमने ये कहा कि अच्छा, इसको एड्रेस कैसे करेंगे हम? ये रिस्क तो है, इसको एड्रेस करने के लिए हम स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं इसको, एसेट वैल्यू पता करेंगे, एसेट टाइप पता करेंगे। मतलब कि अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो कितने तरह के रोड हैं, कितने रोड हैं हमारे पास, हाईवे कितने हैं, लेन्स कितने हैं, स्कूल कहाँ पे हैं, वो सब चीज़ पता करेंगे। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अच्छा, हम डिफरेंट रोड्स पे डिफरेंट स्पीड की लिमिट डालने वाले हैं। अब देखिए, जब हम स्पीड लिमिट की बात कर रहे हैं तो हर एक स्पीड लिमिट जो है वो एक रिस्क एपेटाइट हो गया, है ना। जैसे मैं बोला हूँ 100 का जोन है, 100 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पे गाड़ी जा सकती है, तो वो उस रोड का रिस्क एपेटाइट हो गया। अब अगर मैंने कहा कि ये 60 का जोन है, ये आपको 50 का जोन है, लेकिन जब स्कूल का टाइम होगा तो वहाँ पे आपको 40 पे ही गाड़ी चलानी है, तो ये क्या हो गया? ये 50 आपका रिस्क एपेटाइट हो गया, नॉर्मली हो गया, और स्कूल टाइम में वो रिस्क एपेटाइट घट गया, 40 हो गया, है ना। तो ये सब एपेटाइट है। हालांकि यहाँ पे भी नंबर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, नंबर आपकी एक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ तक आप इसको टॉलरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो एपेटाइट की बात हो गई। आपने देखा, क्या देखा? दो चीज़ों को आपने एनालाइज किया, एक रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और रिस्क ऑफ डिले, दोनों को आपने का रिस्क असेसमेंट किया। रिस्क असेसमेंट के बाद आपने कहा कि नहीं, हमें स्पीड लिमिट इन्फोर्स करनी है,
स्पीड लिमिट आपने इन्फोर्स करी, द इन्फोर्समेंट ऑफ स्पीड लिमिट इज व्हाट, इज द रिस्क एपेटाइट ऑफ अ स्पेसिफिक रोड। नाउ अब उस रोड पे गाड़ी चल रही है, कोई 50, अगर मान के चलिए 60 का जोन है, कोई 50 पे चल रहा है, कोई 55 पे चल रहा है, कोई 60 पे चल रहा है, तो सब आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर है। गाड़ी का चलना ही एक रिस्क है ना, वो हमने पहले ही डिसाइड किया है कि जो हमने रिस्क असेसमेंट किया, हमने गाड़ी के मूवमेंट से ही रिस्क को रिलेट किया है। तेज़ी तो एक दूसरा रिस्क है, कम चलेगा स्पीड से तो एक दूसरा रिस्क है ना। अगर आपके 60 के जोन पे कोई गाड़ी 55 पे चल रही है या 60 पे चल रही है तो वो रिस्क एपेटाइट के अंदर है। अब क्या होगा कि कोई गाड़ी अगर 63 के स्पीड से चल रही है या 65 के स्पीड से चल रही है, अब क्या हुआ, अब ये एपेटाइट से बाहर हो रही है चीज़। तो जब वो एपेटाइट से बाहर हो रही है चीज़, तो अब यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस आएगा कि हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं मैक्स इन एडिशन टू द एपेटाइट, कितना टॉलरेट कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस सही चले। अब इस केस में क्या है, हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बोला कि भाई आप मॉनिटरिंग करिए। अब हमने देखा कि एक बहुत ही बिजी डे है, अब सारी गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, तो हमने कहा कि चलो रिस्क एपेटाइट जो है हम थोड़ा, हमारा रिस्क एपेटाइट तो यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर ही का है, लेकिन हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो हम 110 कर देते हैं कि अगर 100 का रोड है, लेकिन अगर कोई 110 तक जा रहा है तो उसको हम चालान नहीं करेंगे, है ना, उसको टिकट नहीं देंगे, उसको जाने देंगे। लेकिन अगर वो 110 से 111 हुआ, 112 हुआ, 120 हो गया, तो फिर उसका चालान हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस कितना आ गया, 100 तो आपका एपेटाइट था, 110 आपका रिस्क टॉलरेंस हो गया, और रिस्क टॉलरेंस के ऊपर आपने क्या किया, आपने एक्शंस लेने शुरू करे। अब वो एक्शंस कितने तरह के हो सकते हैं, डिटरेंट हो सकता है, टेक्निकल कंट्रोल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो सकता है। अब यहाँ पे हम जब ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने लोगों को फाइन करना शुरू कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिस्क एपेटाइट क्या है और रिस्क टॉलरेंस। एपेटाइट और टॉलरेंस हमेशा मिले हुए होते हैं। जब भी हम एपेटाइट की बात कर रहे होते हैं तो एपेटाइट तो एक सब्जेक्टिव टर्म हो जाता है, एक लिमिट हो जाती है, एक तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशंस एटीट्यूड टू रिस्क कहते हैं, जो कि इंग्लिश सेंटेंस से यूज़ किया जाता है इसके साथ हमेशा। और टॉलरेंस क्या हो गया, टॉलरेंस स्पेसिफिक फिगर हो गया जो कि ये बताता है कि इस फिगर तक अगर हम रहते हैं तो हमारा एपेटाइट मेंटेन हो रहा है, राइट। आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूज़फुल, आपको समझने में मज़ा आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने में मिल रहा है, आपकी CISSP एग्ज़ामिनेशन में हेल्प मिल रही है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स को ब्रेक डाउन करके आपके सामने लाऊंगा ताकि आपको जो कंसेप्ट्स और डेफिनेशन है उसका कॉन्टेक्स्ट पता चल सके। और उस कॉन्टेक्स्ट के पता होने से क्या होगा कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपके पास ये कॉन्टेक्स्ट है, ये स्टोरी है, तो उस क्वेश्चन को समझने का टाइम कम हो जाएगा, आप जल्दी से उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन पता है और कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन समझने में ही बहुत टाइम निकल जाएगा। तो वहाँ पे 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट पर क्वेश्चन आपको लगाना होता है। अगर आपने 5 से 8 मिनट लगा दिया तो फिर तो आप एग्ज़ाम्स को एक्चुअली टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम दें कंसेप्ट्स के ऊपर, उसके बारे में सोचें, उसके कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दें, और जब वो चीज़ पूरे तरीके से आपके रूह और आत्मा के साथ मिल जाए तब फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। Hope to see you again, or if you like this video, put a thumbs up and subscribe to my channel for the similar content, and I will be back with some another concept again.